मित्रों, राम राम। आज मैं आपके लिए सोशल मीडिया से जो कहानी लेकर आई हूँ उसका शीर्षक है फोटो फ्रेम। आज ऑफिस से जैसे ही घर आया मेरा दिमाग खराब हो गया। कुछ समझ नहीं आ रहा था, आखिर ये सब क्या हो रहा है। मेरे घर में इतनी भीड़ तो मैंने कभी नहीं देखी थी। जितने लोग घर के भीतर थे उससे कहीं ज़्यादा घर के बाहर थे। सबकी शक्लें उतरी हुई थीं। आपस में हर कोई खुसर पुसर कर रहा था। कोई जबरदस्त रो रहा था तो कोई जबरदस्ती रो रहा था। भीड़ में कुछ चेहरे तो ऐसे भी दिखे थे जो रिश्तेदार पर सालों से जिनकी शक्ल भी नहीं देखी थी। और तो और मुस्ताक भी था। आज सवेरे ही तो रोज की तरह मुझ पर चिल्लाया था। हर रोज मैं जब बालकनी से तुलसी जी के पौधे को पानी देता था तो थोड़ा पानी नीचे रहने वाले मुस्ताक के घर की बालकनी में चला जाता था। इस पर हर रोज वह मुझ पर चिल्लाते थे। शुरू में तो बहुत बार हमारी बहस भी हो जाती थी, लेकिन फिर मुझे ऐसा लगने लगा शायद उनको मुझ पर चिल्लाना अच्छा लगता है, इसलिए मैंने जवाब देना बंद कर दिया था। आज भी सवेरे यही सब हुआ था, लेकिन वो मेरे घर में क्या कर रहा है और इतना रो क्यों रहा है, समझ में कुछ भी नहीं आया। इसलिए पूरा माजरा जानने के लिए मैं घर के भीतर दाखिल होने ही को था। बाहर खड़ी भीड़ से रास्ता खोजता हुआ घर के भीतर पहुंचा। भीतर का नज़ारा तो और भी भयानक था। मेरी पत्नी फर्श पर बेसुध पड़ी हुई है। पास ही में मेरी माँ का भी यही हाल था। आसपास की औरतें उन दोनों को संभालने में लगी हुई थी। पिताजी पास में ही पलंग पर बैठे रो रहे थे। बड़ा भाई और भाभी भी वहीं पर थे। ऑफिस के दोस्तों को देखकर माथा ठनका कि अभी थोड़ी देर पहले तो ये मेरे साथ ऑफिस में थे। मेरे घर आना था तो मुझे खबर कर देते, हम सब साथ में मिलकर आ जाते ना। बस मुंह से इतना ही निकला था, अजीब दोस्त हैं। लेकिन मैं अभी उन सबके ऐसे बर्ताव को समझ नहीं पा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी की मौत हुई हो, लेकिन सब तो वही एकदम सही सलामत थे। फिर इतना रोना धोना आखिर किस लिए। मैं दौड़कर माँ और पत्नी के पास गया, लेकिन वो दोनों मुझे ऐसे देख रही थी मानो उनको कुछ दिख ही ना रहा हो। वहीं बैठे हुए पिताजी और भाई को कितनी आवाजें दी, लेकिन पता नहीं क्यों कोई सुन ही नहीं रहा था। दोस्तों के पास जाकर उनको छूने की कोशिश की, पर ये क्या, मैं किसी को छू क्यों नहीं पा रहा। ऐसा लग रहा था जैसे किसी की मौत हुई हो, लेकिन सब तो वही एकदम सही सलामत थे। दोस्तों के पास जाकर उनको छूने की कोशिश की, पर ये क्या, मैं किसी को छू क्यों नहीं पा रहा। मेरी आवाज कोई सुन क्यों नहीं पा रहा। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। बार बार सबके पास जाकर बुलाने और छूने की नाकाम कोशिश करता रहा। तभी एकाएक एक पड़ोसी की आवाज आई कि पुलिस आई है सक्सेना। मेरे पिताजी को सभी ऐसे ही बुलाते थे। बॉडी भी लेकर आई है, बाहर आओ। आवाज सुन मेरे बड़े भाई और पिताजी बाहर की तरफ चल दिए। मैं भी माजरा जानने के लिए उनके पीछे पीछे चल दिया। बाहर कुछ पुलिस वाले और एक एम्बुलेंस की गाड़ी आई थी। बड़े भाई पुलिस वालों से बातचीत करने में व्यस्त हो गए। थोड़ी देर की बातचीत के बाद कुछ पेपर्स उनको दिए गए। फिर एम्बुलेंस में से कुछ लोगों की मदद से एक लाश को उतारा जाने लगा। सफेद चादर में लिपटी हुई न जाने किसकी लाश को वो सभी लोग मिलकर मेरे घर के भीतर ले आने लगे। मेरा माथा ठनक गया। अब ये कौन है और इसे क्यों मेरे घर में ला रहे हैं, वो भी मेरी इजाजत के। मैं गुस्से में आ गया और उनके रास्ते के बीच में जाकर खड़ा हो गया। लेकिन ये क्या, सभी लोग ऐसे आगे बढ़ गए जैसे मैं वहां हूं ही नहीं। अब मेरा पारा चढ़ गया। मेरे ही घर में मुझे ऐसे अनदेखा किया जा रहा है। मैं जोर से चिल्लाया, रुक जाओ, खबरदार जो इस लाश को मेरे घर में रखा तो मैं कहता हूँ रुक जाओ। लेकिन मेरे चिल्लाने का भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। लाश को भीतर लाया जा चुका था। कमरे के बीचों बीच जगह खाली करके उस लाश को फर्श पर लिटा दिया। लाश के फर्श पर रखते ही मेरी माँ और पत्नी उससे जा लिपटी और दहाड़े मार मार कर रोने लगी। मैं अपनी बीवी को ऐसे लाश से लिपटा हुआ देख
अचरज में पड़ गया। पड़ोस की औरतें उनको संभालती हुई एक तरफ ले जाने लगीं। रोते पड़ते अचानक लाश के चेहरे से कपड़ा हटा। चेहरा देखते ही मैं चक्कर खाकर गिर पड़ा। ये तो मैं था। अब मेरे दिमाग की बत्ती जली कि आखिर क्यों कोई मुझे सुन और देख नहीं पा रहा था। लेकिन ये सब हुआ कैसे, कब हुआ? मैं तो अभी अभी ऑफिस से आ रहा था। फर्श पर पड़े हुए दिमाग पर जोर दिया तो याद आया कि ऑफिस से घर आते वक्त मेरी बाइक को पीछे से किसी गाड़ी ने टक्कर मारी थी, लेकिन मुझे यह नहीं पता था कि उस टक्कर में मेरी मौत हो चुकी थी। सारी बातें देखने के बाद, समझने के बाद अब मैं सब कुछ समझ चुका था। मैंने अपने सिर पर हाथ मारे और अपने ही सामने अपने परिवार की ऐसी हालत देख रहा था। भीतर का रोना धोना अब मेरे से बर्दाश्त नहीं हो रहा था, इसलिए मैं बाहर आ गया। बाहर देखा तो मुख्तार बरामदे की सीढ़ियों पर बैठा बोल रहा था, अब किससे लड़ूंगा? रोज सवेरे जब तक उससे किटकिट पिट नहीं होती थी तब तक दिन अच्छा नहीं जाता था। आज सवेरे भी तो बात हुई थी उससे, दिल का बहुत अच्छा था। मुख्तार के मुंह से ये लफ्ज सुनकर दिल बाग बाग हो गया। घंटे 2 घंटे ऐसा ही माहौल बना रहा, लेकिन फिर पंडित जी की आवाज सुनाई दी, समय निकल रहा है सक्सेना, अभी अंतिम संस्कार की तैयारियां करो। अभी नहीं की तो पूरी रात लाश को रखना पड़ेगा। शाम ढलने के बाद अंतिम संस्कार नहीं हो सकता। 6 बज चुके हैं, जल्दी करो। चंद मिनटों में ही बाहर खड़े कुछ लोगों के मुंह से जो सुना वो सुनकर इतना गुस्सा आया कि क्या ही बोलूं। वह कहने लगे, अरे भाई अभी और कितना टाइम लगाएंगे, जाने वाला तो चला गया, दूसरों का तो सोचो। 2 घंटे से ऐसे ही खड़े हैं। धीरे धीरे वहां खड़े सभी लोगों के हाव भाव बदलने लगे। कुछ घंटे पहले जहां मैं खुश हो रहा था कि लोग ऐसे वक्त में मेरे परिवार के साथ तो खड़े हैं, वहीं अब वहां खड़े होना उन सबके लिए मजबूरी लग रही थी। पंडित जी भीतर अंतिम दर्शन और संस्कार की तैयारियों में लग गए। कुछ लोग बाहर से चाय लेकर पी रहे थे, कुछ यहाँ वहाँ जगह ढूंढकर धूम्रपान करने लगे। रोना धोना तो लगभग बंद ही हो चुका था। बाहर के नजारों ने दिल को थोड़ा धक्का सा लगा तो वापस भीतर की ओर चल दिया। बड़े भाई पंडित जी के साथ तैयारियों में लगे हुए थे। औरतें दूसरे कमरे में जा चुकी थी। लाश को नहलाने और सजाने का कार्यक्रम चल रहा था। पिताजी भी अभी बिस्तर पर ही बैठे थे। अब भी उनका सभी का रोना बिलखना बंद हो चुका था। पर हाँ, एक बात तो मुझे समझ ही नहीं आ रही थी कि वो ये कि जैसे ही कोई पड़ोसी या रिश्तेदार आता, सभी एकदम दहाड़े मार के रोते और 5 मिनट के बाद बिल्कुल सामान्य हो जाते। दिखने में बहुत अजीब लग रहा था। पर मैं कुछ पिछली स्मृतियां याद करके देख रहा था। मुझे याद आया कि मैं भी तो जब किसी की मौत पर जाता था तब मैं भी तो ऐसे ही करता था। बार बार घड़ी देखता था और सभी काम जल्दी से पूरे हों ऐसा भगवान से विनती करता रहता था। कुछ देर बाद सभी तैयारियां होने लगी। मुझे मतलब मेरी लाश को सजा संवार कर अंतिम संस्कार के लिए शमशान घाट ले जाने लगे। एक बार फिर से पत्नी और माँ का रुदन शुरू हो गया। राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है की आवाज के साथ बड़े भाई, पिताजी, दोस्त मुख्तार अर्थी को कांधा देते हुए शमशान घाट चल दिए। पीछे पत्नी और माँ रोती रह गई। अर्थी के घर से निकलते ही पड़ोस की दाई माँ ने भी बड़ी भाभी को सफाई पर लगा दिया। कुछ औरतें घर के रसोई घर में चाय बिस्किट का इंतजाम करने में लग गईं। घंटे भर बाद ही घर का माहौल अब पूरी तरह से सामान्य होने लगा था। दुख हो रहा था तो बस पत्नी को सादे कपड़ों में बिना सजे संवरे देखकर। उसके हल्के रंग के कपड़े बिल्कुल भी पसंद नहीं थे। वो हमेशा गहरे रंग के कपड़े ही खरीदती थी, उसमें भी खासकर लाल रंग के। उस बेचारी के पास तो सफेद रंग की कोई ड्रेस भी नहीं थी। आज भी ये हल्के रंग का ड्रेस भाभी ने उसे दिया। न बिंदी, न मांग में सिंदूर, न हाथों में चूड़ियां, न ही चेहरे पर कोई मेकअप। बिना मेकअप के तो वो लोगों की मैयत में भी नहीं चलती थी। आज शायद पहली बार मैंने उसे बिना मेकअप के देखा था। रात को सोते वक्त भी न जाने कितनी तरह की क्रीम अपने चेहरे पर लगाती थी। लेकिन सच कहूँ
तो वो बिना मेकअप के भी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। दिल किया जाकर उससे ये बात बताऊं, लेकिन फिर याद आया मैं तो मर चुका हूँ। मैं इन सब ख्यालों में खोया ही हुआ था कि सुनाई दिया कुछ औरतें रात के खाने पर डिस्कस कर रही थी, क्या बनाना है, कितना बनाना है। इतने में मेरी लाश को अग्नि को हवाले करके घर के सभी पुरुष आ चुके थे और नहाने धोने का कार्यक्रम शुरू हो चुका था। नहा धोकर सभी चाय नाश्ते में लग गए। रात होते होते सब कुछ सामान्य हो चुका था। लोगों का आना जाना लगा हुआ था। कोई आता, थोड़ी देर बैठता, फिर वापस चला जाता। इतने में मुख्तार आया और अपने हाथों में अखबार में लिपटा एक फोटो फ्रेम लाकर बड़े भाई को दिया। बड़े भाई ने पंडित के कहे अनुसार लाश रखी हुई जगह पर एक टेबल रखवाया और वहां लाया हुआ फोटो फ्रेम अखबार के नीचे से निकालकर लगा दिया। एक गुलाब का फूल का हार उस पर चढ़ाया, कुछ पंखुड़ियां पास में रखी और एक दिया फोटो के पास जलाया। बड़े भाई सब काम करके जैसे ही साइड हुए तो दिखा ये तो मेरा ही फोटो था। सच्चाई तो ये ही थी जिसे अब मैं भी आखिर मान चुका था। अब इस घर में मेरी जगह इस फोटो ने ले ली थी। अब रोजाना इस पर ही हाथ चढ़ाया जाएगा, दिया जलाया जाएगा। हर साल मेरी पुण्यतिथि पर मेरी सारी अच्छी बातें याद की जाएंगी। हवन भोज किया जाएगा। रात लगभग ढल चुकी थी। सवेरे के 3 के 4 बज चुके होंगे। घर में अब सिर्फ परिवार के ही लोग रह गए थे। एक तरफ माँ और पिताजी के पलंग पर आराम कर रहे थे और दूसरी तरफ भाई भाभी। पत्नी अभी भी मेरे फोटो के सामने ही फर्श पर लेटी हुई मुझे निहार रही थी। तभी भाभी की आवाज कानों में आई, समय मिलते ही अब बंटवारे की बात कर लेना पिताजी से। इतने सालों से हम किराए के मकान में रह रहे हैं। अब तक चुप बैठी थी, लेकिन अब नहीं बैठूंगी। हक तो मेरा भी बनता है ना। इस वक्त में काम तो हम ही आ रहे हैं ना। समझ में नहीं आ रहा था कि भाभी के लिए क्या बोलूं, लेकिन ये कोई पहली बार तो हुआ नहीं था जहां लोगों के जाते ही हिस्से और बंटवारे की बातें होती हों। कुछ ही देर में आसमान से कुछ लोग उतरे और मुझे साथ लेकर जाने लगे। मैं आखिरी वक्त में सिर्फ अपने फोटो फ्रेम को देखता हुआ आसमान की गहराइयों में खो गया। तो मित्रों, कैसी लगी ये कहानी आप अवश्य बताएं।